भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? पहले तो क्लास ज्वाइन हो नहीं रही थी, अब दोबारा हमने इसे ठीक करके बेहतर बनाया है। तो अब आज का जो लेक्चर है उसका जो मेन मकसद ये है कि जो बार बार इस पर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, सवाल भी पीरियड होता है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, इसके इश्यूज क्या, चैलेंजेस क्या हैं और वे फॉरवर्ड क्या है, फिर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी लीड इकोनॉमी डाउनफॉल। मतलब इस तरह के जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इनको हमने देखना है अच्छे से करके। और जो इसमें सारे इश्यूज या चैलेंजेस हैं या इनके कौन कौन से मेन काजेज हैं, मतलब जो हमें करने ही करने हैं। मतलब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके काजेज इश्यूज चैलेंजेस ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, हमने बस पैराग्राफ के साथ अपडेट, प्रॉब्लम के साथ अपडेट, इशू के साथ हमें सिर्फ उसे सिर्फ अपडेट करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता हमें सिर्फ। तो हमें सिर्फ क्या करना होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपडेट करना होता है, मतलब चीजों को। तो आज हमने इसके ना जो चार पांच जो एरियाज हैं हमने वो देखने के, पॉलिटिक जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह होगी, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान काजेस इम्पैक्ट एंड रेमेडीज क्या है इसकी, और द इकोनॉमिक द कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, या फिर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इनको हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं आज। इनके मैंने कुछ तीन चार इंट्रोडक्शन भी बनाए हैं, आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। कि मतलब कि अगर क्या क्या है कि नथिंग हर्ट्स टुवर्ड सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकली the way political instability does it not be only hinders economic progress but also distract in social fabric of the nation। मतलब क्या है कि जब तक किसी में सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, तब तक इकोनॉमी प्रोग्रेस कभी भी नहीं कर पाएगी, ना सोशल फैब्रिक की जो नोबिनेशन है। अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी होगी तो जाहिर सी बात है वो इकोनॉमी वो सोशली और पॉलिटिकली प्रोग्रेसिव करेगी। ठीक है, तो इनके चार पांच में इंट्रोडक्शन मैंने बनाए हैं ताकि जो जो एरियाज है उस हिसाब से हमने इसे देखना है। तो मैं बार बार ना सबको यही कहता हूँ कि आप ना पहले टॉपिक को समझा करें, टॉपिक है क्या, टॉपिक में क्या है ऐसा और क्या नहीं है, क्योंकि जब तक आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा तब तक शायद आपको कोई बात भी समझ में नहीं आएगी। तो टॉपिक समझने, जब तक आपको टॉपिक समझ में आएगा तो जाहिर सी बात है आप उस एरिया को आगे भी शेयर करेंगे या कंटिन्यू आगे लिख पाएंगे। अगर आपको कोई बात ही समझ में नहीं आएगी जाहिर सी बात है तो आप उस चीज को कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि आप पहले टॉपिक को समझें, टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि जब भी आप कोई टॉपिक बनाएं तो आप उस टॉपिक को हर एरिया से कवर करें। ये नहीं कि सर आपने सिर्फ काजेस पढ़ने हैं तो काजेस पढ़ लिए, आपने इम्पेक्ट्स पढ़ने ही नहीं या चैलेंजेस आपने पढ़ने ही नहीं, आपने उसे हर एरिया के साथ कवर करना है। हर एरिया के साथ आपने क्या करना है, उसे कवर करना है। तो ये चीज बहुत लाजमी है, मतलब टॉपिक कोई भी हो आपको अपने हर एरिया के साथ प्रिपेयर कर लेना है, चाहे फिर उसमें कुछ भी हो जाए। तो आगे हम अब इसे कंटिन्यू करते हैं। ये था इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन। स्क्रीन आपको नजर आ रही है? अब देखो इसका नाम, इसकी इसका ही हम सेकंड इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रिफर्स टू द स्टेट ऑफ द अनसर्टेनिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी in governance of the country. Frequent change in the leadership, power struggles, and lack of effective governments criticize it. Political instability can be have determined effects on country economy, leading to the decline to the investment, trade, and economic growth. Can be also result in inflation, currency devaluation, poverty, and unemployment. मतलब ये देखो, अब इसमें भी देखो उसने स्टार्ट देखो, अब इनका अब स्टार्ट देखें उसका थोड़ा चेंज है। अब क्या है
कि हमें टॉपिक के हिसाब से चलना है, मतलब जिस तरह का कोई टॉपिक है कि हमने इंट्रोडक्शन भी उस हिसाब से हमने बनाना है और उस हिसाब से हमने उसे लिखना है। ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये नहीं कि आप सबका इंट्रोडक्शन एक ही लिखें, आपने टॉपिक के हिसाब से लिखना है, टॉपिक को समझ कर आपने उस चीज को करना है। जब तक अगर आपको टॉपिक ही समझ में नहीं आएगा, जाहिर सी बात, तब तक आप उसको अच्छा नहीं लिख पाएंगे। अब इसी तरह हमने एक और इंट्रोडक्शन मतलब यहाँ देखा कि पॉलिटिकल इज डिफाइंड टू द टेंडेंसी ऑफ अ चेंज इन द गवर्नमेंट एंड स्ट्रक्चर आइदर कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे। अब जैसे आपने देखा रिसेंट जो नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ था, तो वो था तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ही था, लेकिन जाहिर सी बात है वो क्या था, उनका स्ट्रक्चर बाकी सारी चीजें काफी चेंज थी। मतलब उनका काम लीगल था लेकिन तरीका उसका इलीगल था, इस हिसाब से। तो देखो अब आपने तीनों इंट्रोडक्शन देखे यहाँ पर, फर्स्ट देखें आप, देखें, सेकंड देखें, फिर थर्ड देखें। अब देखो हर एक का स्टार्ट अपना अपना है, टॉपिक के हिसाब से और एरिया के हिसाब से हमें देखना होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? अब हम आते हैं, इनके आते हैं, क्या कहते हैं अपना, अब इसमें देखो मेजर फैक्टर्स हैं जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान में, मतलब कि वो परमानेंट काजेस हैं। अब उसमें क्या है, नेशनल डिस्कनेक्शंस इज फंडामेंटल्स, ठीक है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई टू लेजिटिमेट क्राइसिस इन पाकिस्तान, और इनएफिशिएंट रोल ऑफ वीक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और इनके अलावा आपका जाता है फेडरल सिस्टम जो है। ये क्या है, ये मेजर आप कह सकते हैं जो परमानेंट फैक्टर्स हैं आपके हैं, वो ये हैं इनके, जो परमानेंट फैक्टर्स हैं वो इनके ये हैं। इनके अलावा इनके अदर्स आउटलाइंस जो इनकी मैंने बनाई हुई है उसमें है कि नेशनल इंटीग्रेशन हो गई, बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन हो गई, और कंडक्टिंग द ट्रांसपोर्ट इलेक्शन इन द, मतलब कि इलेक्शन आपकी क्या कहते हैं फ्री एंड फायर होनी चाहिए। और इनके अलावा हम आ जाते हैं, क्या कहते हैं अपना, करप्शन एक बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, और वीक डेमोक्रेटिक जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी, ठीक है। अब ये मतलब ऐसी, ये एक ऐसी परमानेंट इश्यूज हैं, ठीक है, ये एक ऐसे परमानेंट इश्यूज हैं आपके हैं, जो कि मतलब ये हर, मतलब इस तरह का कोई भी टॉपिक आ सकता है ना, इस तरह का कोई, ये जो मैंने चार पांच मैंने आपको एंगल बना के दिए हुए हैं यहाँ पर, एरियाज, इस तरह का कोई भी टॉपिक आएगा तो उसमें अपने आउटलाइन, मतलब आपने टॉपिक के हिसाब से देखो। जैसे मैंने यहाँ पर पांच टॉपिक आपके पास सामने रखे थे, ठीक है, तो देखें उनकी, देखो बात तो एक ही है ना, चीज एक ही, लेकिन क्या है उनकी एरिया और इनकी क्या कहते हैं एंगल सिर्फ चेंज है। क्या इसकी चेंज है, सिर्फ इनकी क्या है, एंगल चेंज है, बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनकी एंगल चेंज है। तो आपने उस हिसाब से इनको देखना है। माइक सिर्फ आप अपनी ना म्यूट कर दें ताकि बाकी डिस्टर्ब ना हो। अब देखो बात वो ही आ गया, देखो यहाँ पर देखो, अब ये देखो टॉपिक के हिसाब से क्या है, हर एक का इंट्रोडक्शन अपना अपना है, मतलब कि टॉपिक के हिसाब से हमने लिखना है। अब हम यहाँ पर, अब इसके इम्पेक्ट्स कौन कौन से, एक तो यहाँ देखो, अब ऊपर उसने क्या लिखा था, डिस्ट्रॉइंग नेशनल इंटीग्रिटी, और यहाँ पर स्किलिंग ऑन द नेशनल इंटीग्रिटी, टेररिज्म और एक्सट्रीज्म सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, और जो डिक्रीजिंग हो रही फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी सबसे बड़ा इशू है, और हेल्थी पॉलिटिकल इन्वायरमेंटल, मतलब कि पॉलिटिकल हेल्थ इन्वायरमेंट होना चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ पर। अब इनके मेजर काजेस कौन, एक सेंट्रलाइजेशन पावर जो हमारा सबसे बड़ा मसला है, और द ट्रेंड ऑफ द फैमिली लीडरशिप, मतलब क्या सिर्फ जैसे नून लीग की पार्टी हुई, पीपल्स पार्टी, पर ये सिर्फ आपस में ही चलते रहे, बाकी किसी को मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, आप मौका हर एक को देना चाहिए, ठीक है। इनके अलावा क्या कहते हैं, डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड टूरिज्म जो हो रहा है, ठीक है, और इन एग्रेसिव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स हो गए, इन्फ्लेमेशन एंड करेंसी डिवोल्यूशन। अब जैसे यहाँ पर डॉलर देखो बहुत बड़ा हाईएस्ट, जो अपनी करेंसी वो बिल्कुल लो लेवल पर है, और इससे क्या होता है, इससे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, और लेक ऑफ गवर्न अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये भी सबसे बड़ा इशू है, और लिमिटेड असर जो क्रेडिट एंड फाइनेंस है वो भी सबसे बड़ा एक इशू है, काजेस है, और डिटेंशन एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो हमारी हैं ये भी क्या है, इनका भी सबसे बड़ा एक मसला है। तो ये क्या थे, ये एक मेजर काजेज हैं।
इसमें बहुत सारे और भी काजेज हो सकते हैं जहन में, आप सबके जहन में होंगे, आप वो भी ऐड कर, लेकिन ये क्या है, ये मेजर काजेज हैं। ये जो मैंने आपको पांच ऊपर आपको एंगल्स बताई थी टॉपिक की, उसी से हिसाब से ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है, उस हिसाब से ये क्या होंगी आपस में हमने कवर करनी है। ये जो ऊपर पांच थी ना एरियाज, इनको हमने देखना है अच्छा करके, ताकि ये सारी चीजें कवर हो जाए हमारी। हाँ बिल्कुल, मिलिट्री इंटरफेरेंस ये भी एक बड़ा काजिज है, ये भी सबसे बड़ी वजह है ये भी। इस वजह से काफी सारे इश्यूज हैं। बिल्कुल मैंने कहा ना कि जरूरी नहीं कि जो मेरे पास कागज हैं वही हो सकते हैं, आपके पास भी काफी सारे ऐसे कागज हैं, वो भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये भी मुझे ये भी आपने बड़े अच्छा बताया, लॉ ऑफ एनफोर्समेंट। और इनके अलावा हम आगे बढ़ते हैं इसे। अब कुछ और फैक्टर्स हैं, इलिटरेसी इलिटरेसी रेट है, करप्ट पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी, वीक जुडिशनरी हो गया, और कंट्रोल्ड मीडिया। और उसकी अब कह रहा है कि परमानेंट यहाँ जो सॉरी ट्रू डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और स्ट्रॉन्ग जुडिशनरी हो जाए, फ्री मीडिया होनी चाहिए, पीपल टू पार्टिसिपेशन हो जाए, और लिटरेसी डेवलपमेंट्स हमारी होनी चाहिए। अब रेमडीज कौन कौन सी, टू कंडक्ट ट्रांसपोर्ट एंड अनबाइस्ड इलेक्शंस, टू बिल्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन होनी चाहिए, टू वर्क म्यूचुअली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पाकिस्तान, टू इन्फोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द ट्रू सेंस, और द इन्फोर्समेंट पब्लिक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अब इनके अलावा कुछ और मेयर्स हैं जो कि इस सिस्टम को बहुत बेहतर से बेहतर बना सकती हैं, और बेहतर से बेहतर इसे अटेंड कर सकती हैं। कुछ ये भी कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे हम ना अच्छे से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमने क्या करना है, अपने साथ अटैच कर लेना है। अब इसमें क्या क्या आ रहा है यहाँ पर, अब ये कह रहा है यहाँ पर काफी सारे और पॉइंट्स लिख रहा है। एक तो एजुकेशन मेजर्स, ठीक है, और प्रॉपर एलोकेटिंग टू द लैंड, और क्रिएटिंग जकात एंड उशर, इंश्योरिंग कॉस्ट इफेक्टिव, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी विल बी स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी, रेस्ट ट्रस्ट बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंस होना चाहिए, ठीक है, और फैकल्टीज क्विक डिस्पेंशन ऑफ द जस्टिस सिस्टम होना चाहिए, और पब्लिक डिपार्टमेंट अवॉइड अनजस्ट पॉलिटिकल प्रेशर्स, और पीस इनसाइड आउटसाइड टू बॉर्डर विल बी प्रोवाइड सफिशिएंसी रिसोर्सेज, स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और नेशनल प्रोस्पेरिटी होनी चाहिए, और मीडिया विल बी मैजिक पावर कैन यूनिट टू द वेयरिंग फैक्शंस of the minimizing difference through to the open debates, और स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम टू वर्क फॉर वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। और इनके अलावा और क्या, जी यहाँ पर मैसेज। अब देखो ना, ये देखो ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के कुछ मेयर्स हैं, मतलब इन मेयर्स से तारीख हमारे क्या होगी, डेमोक्रेसी बेस्ट हो जाएगी, बेहतर बन जाएगी। मतलब वो कितना कि आप एक परमानेंट जो आपके वो हैं क्या कहते हैं अपना ये पब्लिक अवेयरनेस, बिल्कुल ये है। और क्या कहते हैं, एनर्जी क्राइसिस को खत्म करने के लिए हमें कौन से रिन्यूएबल सोर्सेज ढूंढने चाहिए, ये भी एक इशू ही है ना। अब इनके लिए अकाउंटेबिलिटी एट द ऑल लेवल डोमिनेट टू प्रोविंस, और इनके अलावा क्या कहते हैं, बिकम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट मिडिल क्लास एंड सिविल सोसाइटी प्रोटेक्ट, क्या प्रोटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और देयर इज क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको ये इसकी नजर आ रही है कुछ ये बिल्कुल ही, मैं आपको स्लाइड आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और इनके अलावा काफी सारे ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बेहतर बना सकते हैं। इनके अलावा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स यहाँ शेयर कर सकता हूँ। हाँ, कह रहा है कि हाउ टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब किस तरह से मतलब कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो सकती है, तो वो किस तरह से हो सकती है, ताकि जो हमारी इकोनॉमी की लेवल है वो किस तरह से बढ़ सकती है। अब यहाँ भी कुछ मैंने एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स निकाल लिए हैं। कह रहा है कि हाउ टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब उसमें पॉलिटिकल लेवल में क्या क्या, प्रॉपर चार्टर ऑफ द इकोनॉमी, नेशनल डॉक्यूमेंट्स फॉर द कंट्री सेलिब्रेशन,
for the consensus of all the political parties, or long-term visions by the top leadership to boost political and economic stability and avoid to the frequent outsiders, or encouraging public participation to hold participation accountability for the immature and self-interest policies. अब ये था पॉलिटिकल लेवल पे था। अब इकोनॉमिकल लेवल पे क्या क्या आ रहा है, क्या टैक्स ऑफ द बेस विद द हेल्प ऑफ द पॉलिटिकल कमिटमेंट leading to the political and economical prosperity, shifting from the geostrategic to the geo-economic hub, well contributing to the for the country political and economic progress. बिल्कुल मुझे ये भी एक अच्छी पॉइंट है आप वाले। और इम्प्लीमेंटिंग सीपेक प्रोजेक्ट इफेक्टिव एंड इंजीनियरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जाहिर से जो सीपेक जो हमारे इतनी बड़ी चाइना इन्वेस्टमेंट की, अब उस पर हमने नजरसानी करनी चाहिए, उस पर भी देखने की उस पर कौन से बेनिफिट्स है, उनकी पॉलिसीज को देखनी चाहिए। ये चीजें बहुत जरूरी थी। अब इनके अलावा कुछ मैंने ये रेफरेंसेस इकट्ठे किए हैं जो आपको ना मतलब कि आयशा जलाल ने क्या कहा, इमरान खान का और बेनजीर भुट्टो, ये आपको इस जो ये जो सारे टॉपिक्स जो जो एरियाज हैं टॉपिक की डायमेंशन में, ये काफी सारी जो है रेफरेंसेस ये आपको काम आएंगी। और इनके अलावा कुछ ये रिपोर्ट भी है, साउथ एशिया इकोनॉमिक आउटलुक जो 2022 की रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हुई थी। उनके अलावा आप क्रिटिकल एनालाइज हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह के टॉपिक में क्रिटिकल एनालाइज किस तरह कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक मैंने एक आपको पढ़ के बता रहा हूँ। To the analyze critical, the political instability has become a severe problem in developing countries, especially in Pakistan. It is disturbing social fabric of the nation and delaying it is development. Political instability hinders to the keeping society in united, maintaining legitimity with state, the imposing tower of the issues which today rest in the heart of the Pakistan has sole foundation in the absence of the stable political system. In nutshell, there is right need of the solid determination, political will strengthening to the political system. जी जी मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह आपके साथ सारी है। अब देखो यहाँ पर भी देखो देखो क्रिटिकल एनालाइज जो होता है ना वो बहुत जरूरी होता है। मतलब आप नोट्स में क्रिटिकल एनालाइज जरूर हर टॉपिक का लिखें, क्योंकि वो आपको किसी जगह पर बहुत सारी चीजों में आपको काम आ सकता है, कंक्लूजन के लिए, इंट्रोडक्शन बनाने के लिए। और जब आप का अगर इंट्रोडक्शन वो का कंक्लूजन ज्यादा बेहतर नहीं होता, अगर आप क्रिटिकल एनालाइज अच्छा करके लिख सकते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपका बेहतर से बेहतर बन सकता है। इनके अलावा क्या कहते हैं, अब ये भी एक मैंने क्रिटिकल एनालाइज इन अदर मैंने बड़ा एक बड़ा अच्छा सा निकाला है, जो कि अब इस पे देखो फर्स्ट वाले में आप देखें ना, फर्स्ट वाले में देखें मुजाहिद, मुझे आप ये पढ़ के बताएं। मुजाहिद ऑनलाइन है ना यहाँ पर, मुजाहिद इसे आप पढ़ें। Ji sir, thank you so much for choosing me. In a critical diagnosis, various elements in the country have remained responsible for the worst, worst political scenario of the country. First and foremost, it is sorry is the role of military leadership in the interfering in the country's political affairs. Initially, it was directly involved in politics through martial law, and recently it stayed backstage. And but still, so what is this? Screen is not clear, sir. वो मेरा पैनल भी टूटा हुआ है. ठीक है आगे कंटिन्यू करें आप इससे। Okay, the successive military coups have not led a genuinely representative political culture development in Pakistan, thus impacting the political stability. Moreover, the power play between the opposition party and the government has primarily affected the country's political system. The main object to gain power, this blinded them to the country's national interest. Therefore, the strategies to back in each other have negatively impacted the political stability in Pakistan, hindering economic growth. जी मुजाहिद कंटिन्यू करें आप इससे। Done, sir.
ठीक है, अब इसकी मुझे ट्रांसलेट भी करके बताओ, बाकी सबको बताओ कि इसका मतलब क्या था इस पैराग्राफ का। दिस पैराग्राफ सेज दैट, सर आई एम नॉट श्योर कि मैं वैसे ही बता पाऊँ, बिकॉज आई एम जस्ट नहीं नहीं, सिंपली कोई इशू नहीं, ग्रेजुएटेड। आप अपने हिसाब से इसका निचोड़ बताएं ताकि बाकियों को भी थैंक यू सो आइडिया। मच सर। थैंक सो मच सर। क्रिटिकल एनालिसिस में हमें यही बताया गया है कि इन द रेस्पेक्ट ऑफ इंस्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल, के हमारे मुल्क पाकिस्तान में पॉलिटिकल अफेयर्स बहुत हद तक बुरे रहे। फॉर एग्जाम्पल सर, हमारे यहाँ पे जो है अपना मिलिट्री आ जाती है बीच में, हालांकि मिलिट्री इज नॉट इन्वॉल्व इन constitutional reforms and in the country's affairs. Okay, sir. Then it represented political culture to develop in Pakistan, thus impacting geopolitical stability. Moreover, the power play between opposition party and the government and primarily affected the country's political system. सर ये जो मतलब कि अपोजिशन होती है और अपने गवर्नमेंट होती है, इसमें बहुत आजकल जो फटा वैसे भी चल रहा है और वैसे भी चलता आया है। तो इसका मुझे यही सर, मुझसे यही हो रहा है और कुछ भी नहीं। सॉरी। थैंक यू सो मच। चलें, अंजुमन आप इसकी मुझे ना वो बताएं, रीड करके इसका क्रिटिकल एनालिसिस समझाएं बच्चों को। चलिए फिर हम इसे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक। अब इसका कंक्लूजन हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन का भी सबसे बड़ा एक मसला होता है कि कंक्लूजन किस तरह से हम लिखें और कंक्लूजन में क्या क्या बताना चाहिए। अब तो यहाँ पे मैंने ना दो कंक्लूजन आपको बना के दिए हैं। अब इसमें कह रहा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन बी हैव अ सर्वाइव फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल एग्जांपल व्हिच इज वेनेजुएला, म्यांमार, ग्रीस। अब इन कंट्रीज का भी आप ना, जैसे ये बड़े म्यांमार में आप रिसेंट सूडान में क्राइसिस हो रहे थे, अफगानिस्तान में वो काफी सारे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इनके भी आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। वेनेजुएला का लें, म्यांमार का लें, ग्रीस का लें, सूडान का लें, अफगानिस्तान का लें, इराक का आप एग्जाम्पल उठा सकते हैं यहाँ पर, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इनके अलावा क्या करा है कि अब ये लीड्स क्या करा है, ये इकोनॉमी को मतलब अनस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमी की हालात बुरी तो हो रहे हैं। अब बुरे इसमें क्या हो रहा है, सबसे बड़ी एक तो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, करेंसी डिवोल्यूशन हो रहा है, डिक्लाइन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर क्या ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, इकोनॉमी की ग्रोथ दिन ब दिन कम हो रहे हैं। अनस्टेबिलिटी के इम्पैक्ट जो होते हैं वो बिजनेस इन्वायरमेंट खराब हो जाता है, ट्रेड एंड टूरिज्म खराब हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, करेंसी डिवोल्यूशन होता है, लेक ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंटी, लिमिटेड एक्सेस क्रेडिट टू फिनांस। अब ये सारे इश्यूज फिर इनकी वजह से ही होते हैं, ठीक है। इनके अलावा एक और है, इंटरनेशनल प्रिवेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इश्यूज इन पाकिस्तान हैज एडॉर्ट द सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक। उसके अलावा क्या इशू रहा है कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टर्मिनल जो होते हैं ये बड़े सबसे बड़े इशू। अब क्राइटिस हैव गिव्ड दैट ब्लो टू द पाकिस्तान इकोनॉमी, although suggest measures cannot be bring change, our right to challenge must we have accepted. Progress will be like to progressively slow, but these steps will be ensured accelerated with visible empowerment and immediately execute। अब ये यहाँ पर ये बात करा कि अगर पाकिस्तान पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से हमें नुकसान तो काफी सारे हो रहे हैं, इकोनॉमिकली भी, सोशल भी, और ट्रेड भी, और जो हमारी जो अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी वो भी सारे इशू। लेकिन अब ये जब ठीक होंगे तो जाहिर सी बात है हमारा कंट्री प्रोग्रेस की तरफ उन सब सारी चीजों को एक्सेप्ट कर सकता है और इम्प्रूवमेंट आ सकती है, विजिबल जो है वो इम्प्रूवमेंट आ सकती हैं। तो ये जो मैंने आपको ऊपर से मैंने आपको आउटलाइंस बताई थी, ये मेजर आउटलाइंस थी जिन पर हम डिस्कस कर रहे थे। और ये काफी सारे आउटलाइंस हैं, इनमें आपका 3 से 4 4 5 5 टॉपिक कवर हो सकते हैं। जो मैंने आपको ये 4 से 5 मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं। अब देखो टॉपिक सारे देखना सिर्फ वो ही हैं, सिर्फ उनका जो है बताने का वे वो सिर्फ हमने अलग अलग से लिखना है। अब जैसे यहाँ देखो ना, फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन देखें, सेकंड इंट्रोडक्शन फिर आप देखें, फिर थर्ड इंट्रोडक्शन देखें। अब क्या है, सिर्फ डायमेंशंस मैंने सिर्फ चेंज की, बात तो वही है, हमने बात तो वो एक ही घुमाई है ना। जी, थर्ड स्लाइड, फर्स्ट, फर्स्ट, ये देखिए यहाँ पर, अब इसे आप रीड करें। यहाँ में कोई है ऐसा जो इस स्लाइड को रीड करे, कोई भी अगर है तो इस स्लाइड को ना रीड करके देखे। कोई भी यहाँ से स्टूडेंट माइक ओपन करके स्लाइड को रीड करे। सर मैं कर दूं? जी जी हाँ, करें, शाबाश।
Political instability refers to a state of uncertainty and unpredictability in the governance of a country. Frequent change in leadership, power struggle, and lack of effective government characterize it. Political instability can have a detrimental effect on a country's economy, leading to a decline in investment, trade, and economic growth. It can also result in inflation, currency devaluation, poverty, and unemployment. क्या है ये कंटिन्यू करिए, आप of the कंटिन्यू करिए। business environment ठीक है, ठीक है, ठीक है। of the business environment and investment, the decline in trade and tourism, and the reduction of access to basic service and social welfare are also the results. ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्लाइड है ना, मैं आपको दे रहा हूँ, उसे भी आप रीड करें एक दफा। इस स्लाइड को भी आप सीधा रीड करें। Political instability is defined as the tendency of a change in the government and its structure, either in a constitutional or unconstitutional way. On the other hand, economic growth is defined as the measure which reveals the number of monetary transaction happening with the economy. Generally, quantitative measure of GDP and GNP reflect the economic growth of country. Thus, by integrating both the terms, we analyze the question of whether a high propensity for an executive collapsive land to a leads to a reduction of growth. Political stability and economic growth work in a tandem with each other. In the delicate scheme of things, their relationship is such that in the absence of the former, the laters die away. The relationship between the political stability and economic growth has always remained the core of policy making in every country. अच्छा, आपको डिफरेंस बिटवीन नजर क्या है इस पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में, मुझे ये बताएंगे काइंडली आप? सर ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था इसमें चलो देखो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमेशा ना मैं मैं बार बताती बार एक बात बहुत रिपीट करता हूँ, शायद आपको इस बात पे गुस्सा भी आता होगा। मैं कहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टॉपिक को समझना है। टॉपिक को आपने समझना है कि टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, टॉपिक का मतलब क्या है। क्योंकि देखो, एग्जामिनेशन हमें फेल सबसे बड़ी वजह क्या होती है? सबसे बड़ा वजह है हम टॉपिक को समझते ही नहीं है और रॉन्ग साइड चलना शुरू हो जाता है। अब देखो यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच डायमेंशंस हैं, ठीक है? पांच डायमेंशंस हैं। बात तो उसने सिर्फ एक ही की ना, कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। बात तो सिर्फ दो ही है ना। सिर्फ उसने क्या किया, उसने सिर्फ उसी बात को उसने पांच बातों में घुमा के रखा हुआ है। तो आप जब भी कोई टॉपिक प्रिपेयर करें तो आपने उसकी हर एक एंगल को देखना है। हर एक एंगल को देखना है। क्या करना है? हर एक एंगल को देखना है। अब यहाँ पर ही ना मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर मैंने कुछ मिस किए, मैं आपको वो भी रीड आउट कर, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम एक्स्ट्रा भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ताकि वो हमें पता आइडिया हो जाए ना कि हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या नहीं लिख सकते हैं। मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूँ कि टॉपिक को पहले समझा करें। अब यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं ना कि सोशल थ्रेट कौन कौन से हमारे पास हैं। सोशल थ्रेट कौन कौन से हैं हमारे पास। अब आप ये भी कह सकते हैं कि वीक एंड पुअर्टी जो है मसला, एक सबसे बड़ा वो भी है। एक तो वीक्स हैं सोशल, मतलब वो क्या कहते हैं, और इनके अलावा पुअर्टी का सबसे बड़ा मसला है, ठीक है, सोसाइटी में। और इलिटरी मासेस बहुत ज्यादा है। लो लेवल ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बहुत ज्यादा है। और इनके अलावा सोशल अनजस्टिस सिस्टम है हमारे पास, डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेंस ऑफ अनसिक्योरिटी। अब ये क्या है? ये सोशल थ्रेट है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। अब उनके अलावा हम इकोनॉमिकल थ्रेट कौन से और हैं? अब इसमें आप एनर्जी क्राइसिस की बात करेंगे, इन्फ्लेमेशन, फूड क्राइसिस होंगे, और जो रीसेंट नेचुरल क्लाइमेटली मसला, क्लाइमेट चेंजेस का मसला हुआ, डिजास्टर का मसला हुआ, ये क्या, ये भी इकोनॉमिक थ्रेट है ना। एग्रीकल्चर हमारा पूरा डाउनफॉल हो गया, अब ये क्या है? ये भी हमारे क्या है, एक इकोनॉमिक थ्रेट है। आप इकोनॉमिक क्राइसिस की बात इसमें ऐड कर सकते हैं।
इकोनॉमिकल क्या कहते हैं अपनी चीज़ों की, वो क्या कहते हैं इम्पैक्ट्स की बात कर सकते हैं यहाँ पर। और इनका एक्सटर्नल अब ऐसे इसमें सजेशंस भी काफ़ी सारी और भी हैं। आप पॉलिटिकल अवेयरनेस लेकर आए, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स लेकर आए, आप इमिग्रेशन ऑफ न्यू लीडरशिप आनी चाहिए, म्यूचुअल एंड टॉलरेंस पॉलिटिक्स होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और इनके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशनली और वांटिंग टर्नआउट होना चाहिए। अब देखो देखो पॉइंट्स और भी काफी सारी हैं, लेकिन वो क्या है, वो डिपेंड करता है आपके टॉपिक के हिसाब से। लेकिन देखो मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि आप पॉलिटिकल जितनी भी आउटलाइन से आप लिख लें, तो उसमें काजेस की आप काजेस से निकालें, काजेस कितने ज्यादा हैं, इम्पैक्ट्स कितने ज्यादा हैं, रेमडीज क्या क्या है, उसके चैलेंजेस कौन कौन से हैं, फिर इकोनॉमी लीड किस तरह से पॉलिटिकल लीड किस तरह से करेगी ताकि इकोनॉमी ग्रोथ हो, या फिर इकोनॉमी ग्रोथ किस तरह से करेगी जिस तरह पॉलिटिकल लीडरशिप ओके होगी। मतलब आपने देखो ये 5-6 पॉइंट्स है ना, 5-6 मेजर पॉइंट्स, उनके आप अलग चैलेंजेस को आप अलग लिखें, इकोनॉमिक डाउनफॉल किस वजह से हो रहा है, फिर आप वो अलग से आप लिखना शुरू करें। इसी तरह आपने इनको प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपकी हर एक एंगल कवर हो जाए। मेरी आपको बात ही समझ में आ रही है? हेलो। जी सर, आ रही है। तो टॉपिक जब भी आप लिखना है ना, जब भी कोई आप टॉपिक बनाए तो आपने उससे हर तरह से प्रिपेयर कर लेना है। ये नहीं कि आपने सिर्फ एक बात कही तो बस हमने सिर्फ वो एक ही बात लिखनी है, एक ही बात करनी है। इस तरह हमने नहीं करना, हमने उसे हर तरह से प्रिपेयर करना है ताकि आपको समझ आ जाए इस चीज की। क्योंकि देखो टॉपिक मतलब के अनएक्सपेक्टेड भी आ सकता है, लेकिन जब आप अगर इस तरह जैसे ना, मैंने 3-3 4-4 इंट्रोडक्शन इसलिए लिखे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर टॉपिक तो वही है, बात तो वही, लेकिन उसकी डायमेंशन सिर्फ चेंज है। तो डायमेंशन चेंज को संभालने के लिए, उसे कवर करने के लिए हमें बाकी चीजों को किस तरह से कवर करना है, बाकी पॉइंट्स को किस तरह से हमने कवर करके लिखना है, तो वो डिपेंड करता है आपकी टॉपिक की एक तो सिचुएशन की, ठीक है, और इनके अलावा क्या कहते हैं अपना ये, इनका नाम क्या है, अल्लाह आपको नेकी दे, मतलब क्या कहते हैं इसे, एरिया को हमने किस तरह से कवर करना है। तो ये चीजें हैं इसमें। आपके पास फैक्ट फिगर आप इस तरह से मैंने ना रेफरेंस इकट्ठे किए हैं, आप कोटेशंस जो हैं यहाँ पर ये देखें, इस तरह आप और इकट्ठी कर लें आप, ये भी 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इस तरह से फैक्ट फिगर आप और निकाल, रिपोर्ट्स आप निकालें, वो आप इसमें ऐड करें, जाहिर सी बात है आपका ऑटोमेटिकली एग्जामिनर आपको नंबर अच्छे दे सकता है। क्योंकि देखो टॉपिक पे तो आपने एक तो हर एरिया से प्रिपेयर किया, ठीक है, और आपने उससे हर एक एरिया के हिसाब से वो चीजें ऐड की जो कि उस टॉपिक की रिक्वायरमेंट थी। अब जो चीज जाहिर सी बात रिक्वायरमेंट होगी, जाहिर सी बात है एग्जामिनेशन हमें फेल तो कभी भी नहीं करेगा ना, जाहिर सी बात वो तो हमें अच्छे नंबर देगा। आप यहाँ पर चार्ट भी ऐड कर सकते हैं, चार्ट ऐड करके आप बता सकते हैं, डायग्राम बनाकर आप बता सकते हैं कि पॉलिटिकल कॉजेज कौन कौन किस तरह से हैं, फिर भी आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो ये था आज का एक वर्कशॉप, और इंशाल्लाह मैं ये अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा लेक्चर, वहां से आप स्लाइडें और पीडीएफ फाइल भी वहां से आप ले सकते हैं इसकी। और कोई सवाल आपके जहन में है तो वो आप पूछ सकते हैं, आपके पास 4 से 5 मिनट हैं। सर ये पूछना था कि इस सब के बावजूद जो मीडिया है हमारी, वो अपना रोल प्ले क्यों नहीं करी? मतलब कि वो इतने इश्यूज चल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी इतने डाउनफॉल हो गए, वो उन्हें हाईलाइट करके एक इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नहीं ला रही सर? वो मीडिया भी मतलब कि सिर्फ। देखो मीडिया तो एक फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी सिस्टम है, ठीक है। अब वो जी सर, वही। रोल प्ले क्यों नहीं कर रही, अब उसकी दो वजह है। एक तो हमारी वो इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है, ठीक है, मतलब वो जिस तरह हमें चाहा जा रहा है हमें वही बताना है। अब आप इंडिया की मिसाल है, जर्मनी की या बाकी कंट्रीज की मिसाल है, तो वहां पर देखो वो मीडिया बिल्कुल फ्रीडम है और हर एक बात को वो पब्लिक लेकर आ रही है। लेकिन हमारी मीडिया आजाद क्यों नहीं रही, ऐसी बात है वो, उसे फ्रीडम है ही नहीं ना, इस वजह से। ओके, थैंक यू सर। सर एक रिक्वेस्ट थी कि हम स्पेशल में अपीयर हो रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी गाइडेंस वगैरह, अभी दिन भी इतने कुछ ज्यादा नहीं है हमारे पास। देखो उनके लिए तो एक आपके पास सबसे बड़ी तो आपकी रूटीन होनी चाहिए, टाइम टेबल। क्योंकि आपने अब जो आपने टॉपिक्स बना ली तो बना ली, बस छोड़ दें, ज्यादा टॉपिक बनाने की जरूरत नहीं स्पेशल के लिए।
अब आप टॉपिक्स कवर करें, उनकी सब हेडिंग्स बनाए, आउटलाइन सब आउटलाइंस बनाए और वन पेजर बनाए, ठीक है, ताकि वो आपको पेपर नाइट याद करने में भी आसानी हो, कवर करने में आसानी हो। उनके अलावा आप एक ऐसा शेड्यूल बनाए जिसमें आपके मतलब कि जैसे आप ना सुबह आपका पेपर है, ठीक है, सुबह आपका पेपर है और आप अभी बैठे हैं तैयारी करने के लिए। अभी जो आपने पढ़ना है वो पेपर 2 का आपने पढ़ना है, ठीक है, अभी जो आपने पढ़ना है वो पेपर सिर्फ 2 का पढ़ना है। सुबह वाला जो फजर का टाइम आपने 4 बजे उठकर जो पढ़ना है वो आपने पेपर 1 का पढ़ना है, पेपर 1 का, ठीक है। इस टाइम आपने पेपर 2 का पढ़ना है। जब सुबह फजर टाइम उठेंगे पूरा आपने पेपर 2 का पेपर 1 का बल्कि पेपर 2 का आपने अभी पढ़ना है, पेपर 1 का आपने फजर के टाइम पर पढ़ना है। ये बात क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। जब आप पेपर देकर थैंक यू वापस सो मच सर। आएंगे, जब पेपर वापस देकर आएंगे तो फिर आपने 15 से 20 मिनट आपने खुद को रिलैक्स रखना है, ठीक है। मिल्क शेक वगैरह पीन, रोटी ना खाएं, खाना ना खाएं, खाने से आपको नींद ज्यादा आएगी, फिर आप ढीले पड़ जाएंगे। तो अच्छा है कि आप मिल्क शेक वगैरह बना रहे हैं, फ्रूट वगैरह खा लें ताकि आप बिल्कुल फ्रेश हो जाए, ठीक है। देन फिर आप 10 से आधा घंटा आप रेस्ट करके देन फिर आप पेपर 2 की रिवाइज करें, फिर आप वापस आए, वापस आकर आपने थोड़ी रेस्ट करनी है 1-2 घंटा, फिर आप जो आप गेम खेलना चाहते हैं वो आप गेम खेलें, 1 घंटा आधा घंटा वो गेम खेलें। देन फिर आप 8 बजे से लेके 12 बजे तक पढ़ें, 12 बजे सोएं, फिर आप 4 बजे उठें, फिर 4 बजे से फिर आप वही रूटीन बनाएं। तो ये सबसे बड़ी अच्छी रूटीन है। मैंने भी यही रूटीन यूज की थी पेपर में, अपने पेपर्स एग्जाम में। तो बड़ा एक बिल्कुल रिलैक्स था माइंड भी, और स्मार्ट वर्क था, और काफी सारी चीजें मेरी कवर हो जा रही थी वहां पर। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी और किसी का कोई सर। सवाल ये है? थैंक यू यस सो मच सर। सर। सर ये जो हमने डाइसेक्ट किया ये टॉपिक है, हमने काजेस, इफेक्ट्स या कंसीक्वेंसेस और रेमेडीज पे हमने डाइसेक्ट किया। लेकिन जब हम प्रूव करते हैं कि हाउ इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लीडिंग टू इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक वॉर्स, तो हम वो किस तरह प्रूव करते हैं कि किस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक अब जो तारिक, आप ना सिर्फ इस पैराग्राफ को पढ़े, जो ऊपर क्या लिखा हुआ है, हाउ टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। अब इकोनॉमिक प्रोग्रेस करने के लिए उस पर उसे किस चीजों पर काम करना है, 3 पॉइंट्स पे काम करना है, 3 पॉलिटिकल लेवल पर और 3 इकोनॉमिकल लेवल पर। देन हमारी क्या होगी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस लेवल पर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। सर ये तो सोल्यूशन का पार्ट है ना, कि ये तो रेमेडीज है। लेकिन जब हम लिखते हैं, हम ये सेंटेंस स्टांस हम लेते हैं ना कि हाउ इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लीडिंग टू इकोनॉमिक, पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक वॉर्स है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कैसे है, सो हम इस तरह कौन कौन से पॉइंट्स इसमें लिखेंगे, मेरा क्वेश्चन ये है सर। अब देखो देखो ना, मेरी बात सुनो ना, आपने सवाल किया कि जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो रही है इसमें इकोनॉमी को किस तरह से वो लीड करा है, ठीक है। आपने यही कहा ना, पूछा तारिक? ये सर इकोनॉमिक रिलेशन इन दोनों का जी क्या जी, है, अब मेरी बात, सबसे मेरा ये पहले मतलब। आपने वजह ढूंढनी है कि पॉलिटिकली जो क्राइसिस है, जो अनस्टेबिलिटी है, उसकी वजह क्या है, ठीक है। आपने वो वजह ढूंढी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 मिनट में आपको जल्दी बता रहा हूँ। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आपने बता दी, तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है ना, तो आपने वही बात फिर लगानी है इकोनॉमी के लिए कि पॉलिटिकल इंश्योर। अब इंश्योर के आप जैसे यहाँ पर लिखा हो ना कि द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, अब ये आप हेडिंग डालें। अब जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से जो सारे नुकसान हो रहे हैं, उस नुकसान में इकोनॉमिक की क्या कॉस्ट लॉस हो रही है। जी सर, सो इसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स देंगे सर, मेरा क्वेश्चन ये है। अब पॉइंट्स की बात है, देखो पॉइंट्स है यहाँ पर, मैंने आपको ये दी है ना सारी पॉइंट्स, ये सारी पॉइंट्स ही है ना, ये आपने डालनी है वहां पर, ऐड करनी है तो अकॉर्डिंग